हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत, जीएस फैकल्टी, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर, राजस्थान से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपसे भारतीय संविधान के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स मूलाधिकार पर डिस्कशन करने वाला हूं। आज हम मूलाधिकार पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो हमारे इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन स्टेट्स जो हैं उनके पीएससी एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और राजस्थान का जो एग्जाम अब जो हो रहा है शिक्षक भर्ती वाला 3rd ग्रेड के लिए, जिसे हम रीट का एग्जाम हम बोलते हैं, उस रीट के एग्जाम में एसएस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि आज के एग्जाम्स जो भी हो रहे हैं उनमें ऐसा कोई एग्जाम अछूता नहीं है जिसमें इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जो प्रेजेंट में जो एग्जाम आयोगों के द्वारा लिए जाते हैं या बोर्ड के द्वारा जो लिए जा रहे हैं उनमें मूलाधिकार के टॉपिक में देखने में आया है कि स्टूडेंट का जो बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज को चेक किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। एग्जामिनर अब ये चाह रहे हैं कि टॉपिक के फैक्ट्सेबल नॉलेज के साथ साथ उसका बेस जो है स्टूडेंट का तैयार होना चाहिए। इसलिए मूलाधिकार का जो टॉपिक है वो हमारा एक वीडियो में नहीं, हम इसको लगभग 5 से 6 वीडियो में इसको हम तैयार करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमारे 5-6 वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पर आने वाले हैं। आज का जो पहला वीडियो लेक्चर जो मूलाधिकार पर आ रहा है, इस पर आज का हमारा डिस्कशन जो रहेगा मूलाधिकार के बेसिक नॉलेज पर रहेगा। इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं उसमें मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं वो है मूल अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों का अस्तित्व, अधिकार किसके द्वारा वे किन्हें प्राप्त हैं, मूलाधिकारों की आवश्यकता क्यों है, मूलाधिकार का वैश्विक स्तर, भारतीय संविधान और मूलाधिकार की विकास यात्रा, मूलाधिकार के लिए गठित विभिन्न समितियां, मूलाधिकारों का संविधान में समावेश कहां पर है, भारतीय संविधान में मूलाधिकारों की स्थिति और संसदीय शासन प्रणाली का नकारात्मक पक्ष। आज की ये बेसिक कुछ टॉपिक हैं जो मूलाधिकार को हम क्लियर करेंगे। हम आगे जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो स्टार्टिंग में 7 हमारे अधिकार थे उनमें एक घटा करके अब 6 कर दिए गए हैं, जो कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं इन अधिकारों पर हम डिस्कस करें, लेकिन इससे पहले हम मूलाधिकारों का जो फंडामेंटल्स है यानी कि आप ये माने बिल्कुल बेस जो है वो हम लोग तैयार करने वाले हैं कि अधिकार क्या हैं, क्या इनकी स्थिति देश के संविधान में है, राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो अधिकारों में किस प्रकार से है, हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर को आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बाजीराव इंस्टीट्यूट के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मूलाधिकार टॉपिक हो चुका है लेकिन वह इस टॉपिक को दोबारा एक बार इसको वीडियो लेक्चर को सुने ताकि एक बार उनका बेस और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि रीट के एग्जाम में भी देखने में ये मिला है पिछली बार से कि वो बेसिक जो नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको एग्जामिनर ज़्यादा दे रहा है। एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, वो स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वह इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और जो अदर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो लेक्चर को सुनते हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारी स्टडी का जो लॉस हमें हो रहा है उसको हम लोग आपका लॉस थोड़ा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को मिल सके। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आगे भी इसको आप शेयर करते रहें दूसरे विद्यार्थियों में ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएं। तो आए हम लोग चर्चा करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मूलाधिकार जो टॉपिक फंडामेंटल राइट्स है इसके बेसिक नॉलेज की। इस मूलाधिकार के टॉपिक में मैं जो सबसे पहले टॉपिक चर्चा कर रहा हूं वह है मूलाधिकार क्या होते हैं,
व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इन राइट्स पर हमें देखना है कि मूल अधिकार क्या है। डियर स्टूडेंट्स, व्यक्ति के पूर्ण बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जिन अधिकारों की अत्यंत आवश्यकता होती है उन्हें मूलाधिकार कहते हैं। इन मूलाधिकारों का व्यक्ति जो है चाहकर भी त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मूलाधिकार व्यक्ति को, नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की शक्ति जो है अविकसित हो जाती है। यदि किसी देश या राज्य का विकास करना है तो उस देश के नागरिकों के पास अधिकारों का होना अनिवार्य है। यदि उनके पास अधिकार नहीं है और उन अधिकारों का वो स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप ये मानिए कि वह राज्य या देश विकास नहीं कर पाएगा। मूलाधिकारों में आपको ये ध्यान रखना है खासतौर पे कि मूलाधिकारों के मामले में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य किसी प्रकार से इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान के द्वारा प्रदत्त ये जो अधिकार हैं ये राज्य सरकार की शक्ति से परे हैं। अब हम ये बात करते हैं कि अधिकारों का अस्तित्व कब से है। काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में बात रहती है कि अधिकार जो हैं वो आज़ादी के बाद मिले हैं। वो बात ठीक है, वो दिखता है कि अधिकार जो हमें मिले हैं आज़ादी के बाद मिले हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब हमारे यहाँ पर शासन था तो वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं थे। हालांकि कुछ अधिकार थे जो होने चाहिए वो नहीं थे, पराधीनता हमारे पास मौजूद थी। लेकिन मैं आपको यहाँ बेसिक आपको बताना चाहूँगा। ध्यान रखिए कि मनुष्य का जब प्रादुर्भाव इस जमीन पर जब हुआ था, दुनिया में हुआ, तो उसी समय से उसके पास अधिकार मौजूद रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान परंपरा जो प्रारंभ हुई है उससे होने से पहले भी, संविधान के प्रारंभ होने से पहले भी अधिकारों का अस्तित्व था। इन्हें प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था। जैसे मनुष्य का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उत्पादन के जो भी साधन हैं, हवा, नदियों का जल, इनको पाने का मनुष्य को पूरा अधिकार था तथा मनुष्य स्वच्छंद विचरण कर सकता था। अपने व्यक्तित्व का विकास करने का उसे समान अधिकार था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिकार जो है वो अधिकारों का अस्तित्व मानव जाति के लिए प्राकृतिक रूप से रहा है। अब बात यह आती है कि अधिकार किसके द्वारा और किन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूलाधिकार जो हैं वो संविधान के द्वारा व्यक्ति और नागरिकों को प्राप्त हैं। जी हाँ, यहाँ दो शब्द हैं, व्यक्ति और नागरिकों को प्राप्त हैं। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको लेके क्वेश्चन आया था और वहाँ ये पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है। तो उस असत्य वाला जो कथन था, जो भी राइट आंसर उसका था, उसमें यही एक लिखा हुआ था कि मौलिक अधिकार जो हैं नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि ये गलत था कि मौलिक अधिकार व्यक्ति व नागरिकों को प्राप्त हैं। अब किन्हीं स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ सकती है कि व्यक्ति और नागरिकों में अंतर क्या है। इसके लिए मैं इस लेक्चर के बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा कि व्यक्ति व नागरिकों के मध्य अंतर क्या होता है, या व्यक्ति की परिभाषा क्या है, नागरिकों की परिभाषा क्या है, व्यक्तियों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ये सारा डिस्कशन हमारा अग्रिम जो वीडियो आएंगे सारे, उन वीडियो लेक्चर्स में आपको मौजूद होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, आपको ध्यान रखना है कि वीडियो लेक्चर्स के साथ हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक के साथ हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारी एक नई पहल, एक कोशिश हमारी ये है कि आपको फैक्टेबल नॉलेज के साथ साथ टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाए। और जो है ये वीडियो लेक्चर हम ऐसा तैयार कर रहे हैं कि जिससे आप रीट ही नहीं, आप हर एग्जाम के अंदर इसका सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि एक टॉपिक को कोई बार बार अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा, आपको एक टॉपिक एक बार में ही क्लियर करना है। ये खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि टॉपिक जो है
माय डियर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि एग्जाम के स्टैंडर्ड के अनुसार उसका जो लेवल है वो डेप्थ और हाई होता चला जाता है, और बाकी टॉपिक तो टॉपिक होता है। तो स्टूडेंट का ये फर्ज बनना चाहिए कि वह टॉपिक को टोटल पूरा क्लियर कर ले। तो इसलिए व्यक्ति और नागरिकों को ज्यादातर हम जो डिफाइन है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। अब सवाल हमारे पास ये आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस का हमारा है कि जो मूलाधिकार है उन फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी क्यों है, उनकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या है कि हमें नागरिक को या व्यक्ति को अधिकार दिए जाने चाहिए, ऐसा क्यों दें। तो इसके लिए डिस्कस हम लोग जो कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि देखिए राज्य सरकार जो भी होती है, किसी भी देश की सरकार जो होती है उसकी मंशा ये नहीं बनती है कि वह अपने जो अधिकार हैं या नागरिकों के जो अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं, क्योंकि नागरिकों के पास यदि पूर्णतः अधिकार हो जाते हैं तो सरकारों का जो शासन है वो तानाशाही रूप में नहीं चल पाता, जिसके लिए हम पूर्व में देखते हैं कि विश्व इतिहास में हम पढ़ते हैं कि अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये जो क्रांतियां विश्व स्तर पर हुई हैं उनके होने के पीछे जो कारण है वो नागरिकों के अधिकारों का शोषण ही है। तो किसी राज्य की सरकार के द्वारा नागरिकों का शोषण न किया जा सके, इसलिए मूलाधिकार उनको प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि जनता या जो प्रजा है वह यदि उसका विकास हो रहा है तो उसका विकास ही राज्य की उन्नति का आधार होता है। अब हमें देखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो विश्व स्तर पर उनका इतिहास क्या है, कि कहां से वो फंडामेंटल राइट्स मिलना स्टार्ट हुए थे। देखिए फंडामेंटल राइट्स के हम प्राचीन इतिहास को नजर डालें तो मैंने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व में भी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में भी नागरिकों को अधिकार रहे हैं। फिर जो भी शासन आता गया, किसी भी वंश का आया, उन्होंने अधिकार दिए। और यह जरूर हुआ है कि जब शासक बदले हैं तो कोई शासक ऐसा रहा है जो तानाशाह रहा, कोई शासक ऐसा रहा जिसने अपनी प्रजा के अधिकारों का ख्याल रखा, ये चेंज होता रहा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट ने अपने नागरिकों को मूलाधिकार प्रदान करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। इन मूलाधिकारों को मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। ये जो मैग्ना कार्टा है ये मूलाधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज था और इसे मूलाधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन से हुए। प्रश्न नंबर 1 जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, तो वो है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर होगा मूलाधिकार। यह कहा जाए कि प्रथम लिखित दस्तावेज किसका, मूलाधिकार का कौन सा है, तो वो मैग्ना कार्टा है। और माफ कीजिएगा कि मूलाधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है, मूलाधिकारों का जन्मदाता है तो वो है मैग्ना कार्टा। 1689 में बिल ऑफ राइट्स एक पेश हुआ और बिल ऑफ राइट्स में ही इस अधिकार पत्र में जनता के अधिकार व स्वतंत्रता को समाविष्ट किया गया था। 1789 में 1789 के अंदर फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकार पत्र की घोषणा की गई थी। दरअसल 1789 का ये जो मानव एवं नागरिक अधिकार पत्र है फ्रांस का, ये एक दीर्घकालीन संघर्ष का परिणाम था, क्योंकि फ्रांस की जो जनता है वो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 16वें के तानाशाही शासन से बहुत तंग आ चुकी थी। जनता के पास खाने को खाना नहीं, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां की जनता का एक लंबा संघर्ष चला और उस संघर्ष के बाद 1789 के अंदर मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है उसकी घोषणा की गई थी। इस पत्र में प्राकृतिक, अप्रतिदेय व मनुष्य के पवित्र अधिकार के रूप में जनता के मूलाधिकारों को शामिल किया गया था। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में अमेरिकी जनता के मूलाधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा
प्रदान की गई थी। यहां एक कंसेप्ट छोटा सा हम आपका क्लियर करना चाहेंगे कि जनता को, नागरिकों को सरकार के द्वारा अधिकार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जो अधिकार सरकार के द्वारा नागरिकों को जो दिए जाते हैं, उन अधिकारों को सरकार के द्वारा उनकी वापसी भी की जा सकती है। लेकिन संवैधानिक सुरक्षा, यानी कि हम भारतीय संविधान में जैसे देखते हैं कि हमारे जो मूलाधिकार हैं वो मूलाधिकार राज्य की शक्ति से परे है, यानी कि कोई भी राज्य सरकार जो है नागरिकों के मूलाधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये संवैधानिक सुरक्षा की बात ये होती है, इसे संवैधानिक सुरक्षा कहा जाता है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे भारतीय संविधान के द्वारा जो मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, उनकी वापसी नहीं की जा सकती है, उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। यह संवैधानिक सुरक्षा है। अब हमें देखना है कि हमारा भारतीय संविधान में मूलाधिकारों की विकास यात्रा किस प्रकार रही है, कैसे मूलाधिकारों का विकास हुआ, कैसे उनका समावेश हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए कि 1895 में 1895 के अंदर पंडित बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक पेश किया और इस स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम उन्होंने मूलाधिकारों की मांग की थी। जैसा कि उनका नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वराज की जो मांग है सबसे पहले वो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में 1895 के अंदर की थी। लगातार मांग चलती रही थी, लेकिन जो संविधान और अधिकारों के लिए लड़ाई हमारे देश में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, कांग्रेस नेताओं के द्वारा, अन्य राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी की जा रही थी। 1927 के अंदर भारत के सचिव थे उस समय बर्केनहेड। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की और उन्होंने ये कहा कि क्या तुम कोई ऐसा संविधान बना सकते हो जिस पर तमाम भारतीय एक हो सके। ये कांग्रेस के नेताओं के समक्ष एक चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप, एक संविधान का तैयार किया जिसमें समाज के सभी वर्गों का उन्होंने ध्यान रखा और जिसे 1928 में प्रस्तुत किया और उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब हमें विशेष तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए बताना जरूरी है कि जिन्हें कंफ्यूज रहने की आदत है, या ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बाकी जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रश्न ये आता है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो यहाँ अधिकांश जहन में हमारे ऐसा रहता है कि मोतीलाल नेहरू के स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाता है, जबकि इसका जो आंसर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू। 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसी कराची अधिवेशन में स्वाधीन भारत के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी की बात कही गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, एक प्रारूप तैयार किया था। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जो मांग है वह स्पष्ट रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में की थी। जो निर्मित प्रारूप था उसे संविधान की अंतरात्मा कहा गया था। ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के बाद क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और क्लीमेंट एटली ने संविधान निर्माण पर चर्चा के लिए भारत में एक मिशन भेजा 1946 के अंदर, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे। सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। इस कैबिनेट मिशन ने कराची अधिवेशन 1931 की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान जो निर्माण है वो किसकी देन है,
तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका सीधा आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ही भारतीय संविधान के लिए जिम्मेदार था। भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान था वो कैबिनेट मिशन का था। संविधान सभा के द्वारा मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया था और इस मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया और एक उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। इसकी सिफारिश के आधार पर ही मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया था, भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया था। अब जिस नेक्स्ट बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूं वो है मूलाधिकारों का संविधान में समावेश। मूलाधिकार जो है वो संविधान में कहां पर हैं और किस प्रकार से उनका उल्लेख है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे, विशेष तौर पे रीट के जो विद्यार्थी हैं वो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को ढंग से ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आने का चांस 100% अपना बनता है। इसलिए आप तमाम जो नोट्स हैं क्योंकि वो यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे इन स्लाइड्स वगैरह से आप उतार सकते हैं। आपकी इच्छा है आपको नोट्स का कलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि ये आपका कार्य है और जिसे आप बेहतरी से कर सकते हैं जैसे आपकी सुविधा हो। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, मेरा जो भी वीडियो लेक्चर है मैं उसके बाद स्टूडेंट को किसी प्रकार की सलाह नहीं देता कि वो कोई बुक पढ़े या नहीं, क्योंकि ये मानिए आप कि लगभग 95% से प्लस जो नोट्स हैं वो मेरे इस वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी एक गाइड कुछ ले सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी है। तो हम यह देखते हैं जो इस पूरे आज की इस पूरी वीडियो लेक्चर का जो फैक्ट्स की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो ये है कि मूलाधिकारों का संविधान में समावेश कैसे है। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 के अंदर मूलाधिकारों का उल्लेख है, मूलाधिकारों का समावेश। अब हमारा प्रश्न क्या बना कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो वो है मूलाधिकारों से संबंधित। या यह है कि मूलाधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है, वो होगा संविधान का भाग 3। यहां हम देख रहे हैं कि यदि हम देखिए कुल 12 से 30 और 32 से 35 में जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद टोटल हो जाते हैं आर्टिकल्स 23, यानी कि टोटल 23 जो आर्टिकल हैं, 23 जो अनुच्छेद हैं वो मूलाधिकारों से संबंधित हैं। मूलाधिकारों का जो संवैधानिक स्रोत रहा है वो यूएसए का संविधान रहा है। यूएसए के संविधान का जो प्रभाव है उसमें मूलाधिकारों पर हमें नजर आता है। मूलाधिकार हमने वहां से लिए हैं, वो हमें असर यहां दिखता है। मूलाधिकारों की जो संख्या रही है वो प्रारंभ में 7 थी, वर्तमान में 6 है। अब यह इस मूलाधिकार की जो टेबल है इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहां समझें कि मूलाधिकार प्रदाता कौन है, यानी कि मूलाधिकार जो प्रदान किए जाते हैं वो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, और मूलाधिकार जो प्राप्त करता है, मूलाधिकार संविधान के द्वारा किसे प्राप्त हैं, तो व्यक्ति व नागरिकों को प्राप्त हैं। अब इन अधिकारों को या हम ये कहें संविधान के भाग 3 को जो संरक्षण प्रदान करता है वो है न्यायपालिका। संरक्षण से जो मीनिंग है आप ये ध्यान क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देश के विधानमंडल के द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा कोई विधि ऐसी बनाई जाती है जो नागरिकों के मूलाधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो न्यायपालिका उस विधि को शून्य कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। अर्थात जो मूलाधिकार हैं उन मूलाधिकारों पर किसी राज्य सरकार के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा चर्चा का बिंदु है कि जो भारतीय संविधान में उसमें मूलाधिकारों की स्थिति क्या है। दरअसल देखिए कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो मूलाधिकारों को संविधान में जब शामिल किया गया था तो उसके साथ साथ ये व्यवस्था की गई कि उन्हें सरकारों की सख्ती से दूर रखा जाए, क्योंकि सरकार ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की कोई ऐसी विधि बना दे जिससे नागरिकों के अधिकारों को हनन कर ले या उनका अतिक्रमण कर ले।
क्योंकि अभी मैंने पहले आपको बताया कि देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए नागरिकों को पूर्ण अधिकार देना अनिवार्य है ताकि वो अपना पूर्ण विकास कर सकें। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माण तक ऐसा था कि भारत की जो जनता है और हमारे यहाँ के जो संविधान निर्माता हैं, उनके समक्ष जो वैश्विक स्तर पर होने वाली जो क्रांतियां थी, जिसमें वहाँ की जनता अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध लड़ाई अपने तानाशाह शासकों से लड़ रही थी, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये क्रांतियां उसमें शामिल थी, तो उनके इतिहास के भूतकाल से वो परिचित हो चुके थे। उन्हें ये संभावना थी कि ऐसा हो सकता है कि ये हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, इसलिए मूलाधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए राज्य सरकार की शक्तियों से परे रखा गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक मामला आया था, जिसमें मूलाधिकार की प्रकृति के बारे में न्यायाधिपति पीएन भगवती ने कहा था कि मूलाधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोए गए हैं, आधारभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करने और ऐसी दशा बनाने हेतु परिकल्पित हैं जिनमें हर एक मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। व्यक्तिगत स्वाधीनता पर इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने की राज्य पर नकारात्मक बाध्यता अधिरोपित करते हैं। तो जैसा हमने आपसे कहा कि राज्य सरकारों के द्वारा या देश की सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण वाला बिंदु वो मूलाधिकारों पर नहीं लाया जा सकता, यानी मूलाधिकारों का किसी प्रकार से हनन नहीं हो सकता। अब हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज की इस वीडियो लेक्चर का है वो हम लोग और करने वाले हैं, वो है संसदीय शासन प्रणाली का नकारात्मक पक्ष। हर बिंदु का एक सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के पक्ष होते हैं। हम संसदीय शासन प्रणाली का एक सकारात्मक पक्ष है तो उसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। वो नकारात्मक पक्ष पर ही हम चर्चा अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि नकारात्मक पक्ष जो है वो किस प्रकार है। देखिए स्टूडेंट्स कि भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश संविधान की देन है। हमने भारत के संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है ना, इसमें जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो बहुमत के आधार पर सरकार बनाते हैं। विधानमंडल में जब उन्हें बहुमत मिल जाता है तो बहुमत के कारण वो नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकते हैं। चूंकि जनता सरकार को अपने ऊपर शासन करने की शक्ति दे चुकी होती है, ऐसी स्थिति में सरकार तानाशाह हो सकती है और वो कोई भी ऐसी विधि बना सकती है जिससे नागरिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाए। 1975 के आपातकाल के अंदर देश में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी। इस संविधान में निर्माताओं ने अधिकारों को इसीलिए सरकार की शक्ति से परे रखा था। मूलाधिकार उपबंधों को समाविष्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, न कि मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। एक ऐसी शासन व्यवस्था का संचालन देश में हो सके जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके। अल्पसंख्यकों का शोषण किसी भी प्रकार से न हो सके बहुसंख्यकों के द्वारा। आज भारत का जो संविधान है वो हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व के अन्य संविधानों से बहुत आगे है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो डायसी के विधि शासन की स्थापना करना है। तो संसद का ये एक बड़ा नकारात्मक पक्ष संसदीय प्रणाली का बन जाता है। इसलिए चूंकि आज वर्तमान में भी आप देख रहे हो कि देश के अंदर चाहे वो कृषि बिल का मामला हो, धारा 370 वाला मामला रहा हो, माफ कीजिएगा अनुच्छेद 370 वाला मामला है, या अभी जो कृषि बिल पर जो बात चल रही है, घमासान जो चल रहा है, जो किसानों का चल रहा है, बहुत लंबा आंदोलन जो देश की सरकार के समक्ष है। ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं कि जिनमें जब सरकार एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आ जाती है तो निश्चित रूप से वह तानाशाह रूप लेती है, क्योंकि सरकार को गिराने या चूंकि उस समय स्थिति में विपक्ष जो होता है वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि सरकार के पास बड़ा बहुमत है,
सरकार के समर्थन में उसी की पार्टी के, उसी दल के बहुत सारे जो हैं वो प्रतिनिधि मौजूद हैं। और इसलिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बनती है वह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति में हो जाती है। ये मानी जनता जो है वो त्राही त्राही करने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली का ये बड़ा नकारात्मक पक्ष है। तो ये बात जो संविधान निर्माण के समय रखी गई थी कि ऐसा ना हो कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो मूलाधिकार हैं उन मूलाधिकारों पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाए, तो राज्य सरकार कभी भी इनकी वापसी कर सकती है, इनको अतिक्रमण कर सकती है, इनको कम कर सकती है। ये बड़ी दिक्कत जो है वो नागरिकों के सामने रखी जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर मेरा रहा था ये मूलाधिकारों का बेसिक नॉलेज है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा मूलाधिकारों के एक एक मूलाधिकारों को हम लोग डिस्क्राइब तरीके से लेके चलेंगे। और जैसा मैंने आपसे दावा किया है कि हर वीडियो लेक्चर में कुछ हम नया सीखेंगे, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं फैक्सेबल नॉलेज रखते हैं, बस फैक्सेबल नॉलेज जो होती है वहाँ हमें कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं करने देती है, वहाँ पर स्टूडेंट वीक महसूस होता है। इसलिए हर वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक नई बात हम रखेंगे। अगले फंडामेंटल राइट्स के अगले वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। और एक बार पुनः हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस वीडियो क्लास को, इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप नए विद्यार्थी हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वह सफल हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करें और वीडियो को पूरा सुनने के बाद एक लाइक इसको ज़रूर दें। अगली वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए हम ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।